नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई, लेकिन सुप्रीम अदालत से खबर आ रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में महासंग्राम पर सुनवाई चल रही है। अभिषेक मनु सिंघवी हैं उद्धव गुट के वकील। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऐसी हालत में अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता, स्पीकर को अपना काम करने दिया जाना चाहिए। ये अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पक्ष रखा है। स्पीकर के फैसले से पहले सुनवाई ठीक नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी ने ये अपनी तरफ से पक्ष रखा है। आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से हालांकि ये पूछा है। मामला गंभीर था इसलिए आए हैं कॉल। ये एकनाथ शिंदे गुट के वकील कॉल ने कहा है। एनके कॉल ने शिंदे गुट का पक्ष रखा है और उन्होंने कहा कि चूंकि यह मामला बेहद गंभीर है और इस वजह से उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, क्योंकि उन्हें जान से मारने की धमकी भी लगातार मिल रही है। एक तरीके से उनकी जान को खतरा है, उनकी संपत्तियों को नुकसान को खतरा है। तो संवैधानिक अधिकार जो है उसका हनन हो रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का सीधे एनके कॉल ने रुख किया एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से। कोर्ट में एनके कॉल की दलील है, जिस स्पीकर को बहुमत का समर्थन हो वो फ्लोर टेस्ट से क्यों डरेगा। ये कॉल ने कहा है डिप्टी स्पीकर अयोग्य नहीं ठहरा सकते। जो 16 विधायकों को और बाकी विधायकों को नोटिस देकर के जवाब तलब किया गया है, इस मामले में पहले से एकनाथ शिंदे गुट को लग रहा है कि बाकी विधायकों को वो अयोग्य घोषित कर सकते हैं, अयोग्य करार दे सकते हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जिस स्पीकर को ही हाउस का समर्थन हासिल ना हो उसे यह फैसला लेने का अधिकार नहीं है। 11 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 11 जुलाई को महाराष्ट्र की सियासत के मामले में अगली सुनवाई होगी। कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो गई है। 11 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोई अंतरिम आदेश इसमें नहीं दिया गया है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि 11 जुलाई को अब इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम अदालत करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर। गौरव मिश्रा हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। गौरव, दोनों पक्षों को सुना गया और अब 11 जुलाई को अगली सुनवाई। देखिए, इसमें थोड़ा सा बदलाव है। इसमें 11 जुलाई की जगह 3 दिनों का जो समय है वो दिया गया है। मैं आपको क्लियर कर दूं, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें साफ तौर पर जो सुनवाई था उस पूरी सुनवाई को कंप्लीट करते हुए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी से ये भी कहा कि इसमें वो और समय की अगर मांग करते हैं तो और समय उन्हें दिया जा सकता है। लेकिन पूरे मामले में फिलहाल तो ये फिलहाल अपडेट हमारे सहयोगी गौरव दे रहे थे, लेकिन संपर्क टूट गया है। आगे उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, अभी जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक 11 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम अदालत में आज की सुनवाई पूरी हो गई है और अगली तारीख सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर की है। और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो ये कि 11 जुलाई को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। एकनाथ शिंदे गुट पहुंचा है सुप्रीम अदालत। इसमें डिप्टी स्पीकर के फैसले को चुनौती दी गई है। अपनी जान को खतरा बताया गया है। असंतोष गुट ने कहा है कि उन्हें अपनी जान को खतरा है। इस तरह की कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को आज सुनवाई करना था। सुनवाई शुरू हुई, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी हैं और अब इस पूरे मामले की सुनवाई 11 जुलाई को होगी। फिलहाल ये जानकारी दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट से निकल करके सामने आ रही है। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई, स्पीकर को अपना काम करने दिया जाना चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने यह बात रखी है। सरकार का पक्ष रख रहे हैं, शिवसेना का पक्ष रख रहे हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का वो पक्ष रख रहे हैं। ऐसी हालत में अंतिम आदेश नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने यह दलील दी है और यह कहा है कि ऐसी हालत में आप अंतरिम आदेश नहीं दे सकते, क्योंकि डिप्टी स्पीकर ने अभी कोई फैसला भी नहीं लिया है। तो ये अभिषेक मनु सिंघवी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से पक्ष है। दूसरी तरफ कौल साहब जो है उन्होंने रखा है अपना पक्ष, एकनाथ शिंदे का पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि उनकी जान को खतरा है और डिप्टी स्पीकर जो हैं फ्लोर टेस्ट, उनको हाउस का समर्थन नहीं है और ऐसे में उन्हें यह अधिकार नहीं है कि वो किसी विधायक को या फिर विधायकों के गुट को अयोग्य घोषित कर सके। एनके कौल ने ये कोर्ट में दलील रखी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल
महाराष्ट्र की सियासत में उठापटक का दौर जारी है। शिवसेना दो फाड़ है। एकनाथ शिंदे के साथ 38 विधायकों के होने का दावा किया जा रहा है और अब ये पूरा मामला जो है गुवाहाटी से फिर अब दिल्ली पहुंच गया है। सुप्रीम अदालत को इस पूरे मामले में कानूनी पक्ष देखना है, संवैधानिक पक्ष देखना है, क्योंकि ये मामला अब सुप्रीम अदालत में पहुंच गया है। 16 विधायकों को आज शाम 5 बजे तक जवाब देने के लिए डिप्टी स्पीकर ने वक्त दिया था और नाराज गुट, असंतुष्ट गुट को ऐसा लगता है कि इन 16 विधायकों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है और इसी के बचाव के लिए जो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है वो पहुंच गई सुप्रीम अदालत, वहां से अंतरिम आदेश की उम्मीद लेकर के। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक कोई अंतरिम आदेश सुप्रीम अदालत की तरफ से नहीं आया है। तो गौरव मिश्रा हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से जुड़ रहे हैं। गौरव, अदालत में क्या हुआ है और जिस अंतरिम आदेश की उम्मीद लगाए बैठा था एकनाथ शिंदे गुट, वो तो ऐसा लगता है कि कोई आदेश आज नहीं आया है। देखिए, फिलहाल इस पूरे मामले पर लंबी सुनवाई चली है और सुनवाई के दौरान बात करें अगर अभिषेक मनु सिंघवी की, उनके तरफ से भी दलीलें दी गई। इसके अलावा अगर शिंदे गुट के एडवोकेट थे कॉल, उनके तरफ से लगातार दलीलें दी गई और दोनों ही दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तरीके से सुना। फिलहाल इस पूरे मामले में जो है डिप्टी स्पीकर को भी नोटिस जारी किया गया है। शिंदे गुट की याचिका पर इस नोटिस को जारी किया गया है और 3 दिन के अंदर जो है वो जवाब देने की बात की गई है। इसके अलावा अगर पूरे मामले की हम बात करें तो 11 जुलाई को जो पूरे मामले की सुनवाई है वो विस्तृत रूप से सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से की जाएगी। लेकिन अब देखिए जिस तरीके से कोर्ट का रुख है, उस कोर्ट के रुख को देख करके यही स्पष्ट होता है कि फिलहाल डिप्टी स्पीकर की जो बात कही जा रही थी शुरू से कि ये कहा जा रहा था डिप्टी स्पीकर का जो फैसला था वो संवैधानिक था और विधायक जो थे उनकी योग्यता जो है उस पर सवाल खड़े हुए थे, उनकी योग्यता जा सकती थी। लेकिन यहां पर कोर्ट ने साफ तौर पर एक ये भी टिप्पणी की कि जो डिप्टी स्पीकर थे वो कैसे जज बन गए, यानी कि उन्होंने ये कैसे फैसला ले लिया कि इनको नोटिस जारी करना है और इनकी विधायकी को रद्द करना है। इस पर भी ये बात उठी। हालांकि पहले तो जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट में तो जो शिंदे गुट के एडवोकेट थे, वकील थे कॉल, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए मामला चूंकि बहुत गंभीर था और इस वजह से सीधे सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पर आना पड़ा। हालांकि जब इस मामले में पहले दौर की जब सुनवाई कंप्लीट हुई, 2 से 4 मिनट का ब्रेक हुआ और उसके बाद फिर अभिषेक मनु सिंघवी ने जब पक्ष रखना शुरू किया तो सिंघवी लगातार इस बात को कह रहे थे कि इस पूरे मामले को अगर देखा जाए, उनका मतलब कहने का मसला यह था कि वो बहुत कम अभी समय दे पाए हैं इस केस को। इस पर जज ने यह भी कहा कि अगर आपको समय चाहिए तो आप समय ले सकते हैं। इस पूरे मामले में देखिए राजस्थान के केस का जिक्र हुआ, अरुणाचल प्रदेश के केस का जिक्र हुआ, कई ऐसे मामले थे जिनका रेफरेंस के तौर पर वहां कोर्ट के अंदर जिक्र किया गया। लेकिन लंबी सुनवाई के बाद फिलहाल अब 2 हफ्ते बाद 11 जुलाई को अगली सुनवाई होगी और इस पूरे मामले में आप देखिए डिप्टी स्पीकर को जो एससी ने नोटिस जारी किया है, 3 दिन के अंदर उनको जवाब देना है। इसके अलावा सुनील प्रभु को भी नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा इस पूरे मामले को अगर देखें, डिप्टी स्पीकर को नोटिस जारी होने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि उनकी भूमिका भी सवालों के घेरे में थी। किस तरीके से उनका जो फैसला था वो सवालों के घेरे में था। कि इस पूरे मामले में देखिए चीफ सुनील प्रभु को भी इसमें नोटिस जारी किया गया है। तमाम ऐसे गौरव, डिप्टी स्पीकर की भूमिका क्यों संदेह के घेरे में, क्या सवाल उठाए गए? क्योंकि डिप्टी स्पीकर ने 2 दिनों का वक्त दिया, इस पर सवाल उठाए गए। क्योंकि माकूल वक्त नहीं दिया गया असंतुष्ट विधायकों को, इस पर सवाल उठाए गए। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या 11 जुलाई तक डिप्टी स्पीकर कोई फैसला ले सकते हैं या नहीं है? असल मसला तो यही है। असंतुष्ट गुट को, एकनाथ शिंदे गुट को दरअसल आपत्ति इसी बात को है कि अगर डिप्टी स्पीकर कोई फैसला ले लेते हैं तो इससे परेशानी उनकी बढ़ जाएगी और उसी के राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट ये पहुंचा असंतुष्ट गुट। गौरव, तो चलिए अब फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि डिप्टी स्पीकर, महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को भी एक नोटिस दिया गया है। 3 दिन में उन्हें जवाब देना है। उन्होंने जो नोटिस जारी किया क्या उस पर भी सवाल खड़े किए गए। दरअसल असंतुष्ट गुट और एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से कहा गया कि विधायकों को बहुत कम वक्त दिया गया नोटिस का जवाब देने के लिए। शनिवार को नोटिस जारी किया गया और सोमवार की शाम 5 बजे तक का वक्त दिया गया। तो अगर वर्किंग डे के हिसाब से देखा जाए तो करीब करीब 24 घंटे का ही वक्त उन्हें मिला है। तो यह भी आपत्ति दर्ज कराई गई कि बहुत कम वक्त मिला असंतुष्ट विधायकों को अपना पक्ष रखने के लिए, जो कि नाकाफी था।
गौरव एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, 11 जुलाई तक क्या डिप्टी स्पीकर कोई फैसला ले सकते हैं और उन्हें नोटिस किस लिए भेजा गया है? पुणे ही नहीं, मैं मेंशन कर दूं, इसमें केंद्र और राज्य सरकार को भी अटैच किया गया है, वो भी उनको भी नोटिस भेजा गया है और एससी ने इसमें 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बात करें, डिप्टी स्पीकर को जो नोटिस जारी किया गया है उसमें साफ तौर पे देखिए उनके कार्य करने की जो भूमिका है उस पर भी जो कॉल थे, जो एडवोकेट थे शिंदे ग्रुप के, उन्होंने सवाल उठाए थे कि जब लगातार अगर हम बात करें विधायकों की तरफ से जो ये दलीलें दी जा रही थी कि वो खुद स्पीकर को हटाना चाहते थे, जब स्पीकर का पद ही संविधान खतरे में था, ऐसे में खुद उन्होंने ये कैसे फैसला ले लिया कि जो विधायक हैं उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाए। देखिए साफ तौर पे जो प्रावधान होते हैं, खास करके विधायिका के जो प्रावधान है उसमें उन प्रावधानों का, नियमों का उल्लंघन माना सुप्रीम कोर्ट ने और इसी वजह से इस तरीके का जो नोटिस है वो डिप्टी स्पीकर को भी जारी किया गया है। इसमें एक और बात है कि जिन केसेस का जिक्र लगातार किया जा रहा था, जिन मामलों का जिक्र किया जा रहा था, चाहे अरुणाचल प्रदेश की बात करें या फिर हम राजस्थान के केस की बात करें, उसमें भी जब अभिषेक मनु सिंघवी इस पक्ष को रख रहे थे तो उन्होंने इस बात को कहा कि क्योंकि ये केस उनके पास बहुत जल्दी में आया है, वो चीज़ों को समझ रहे थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने के जज ने यह भी कहा कि वो चाहें तो इस पर समय ले सकते हैं और देखिए इसीलिए इसमें जो अगली तारीख है वो 11 जुलाई की है, यानी कि अब एक लंबा समय इन लोगों के पास है। हालांकि जवाब देने की जो बात है, 3 दिन के अंदर उनको जवाब भी देना है संबंधित लोगों को, जो नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। जी कुंदन। बिल्कुल, तो 3 दिनों के अंदर सभी पक्षों को जवाब दाखिल करना है, लेकिन मामले की सुनवाई 11 जुलाई को होगी। डिप्टी स्पीकर की भूमिका जो है अभी तक वो उस पर भी नोटिस जारी किया गया है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के केस में सुप्रीम अदालत ने ये पहले फैसला दिया था कि अगर स्पीकर का पद ही अगर संशय की स्थिति में हो, उसे अगर पूरे सपोर्ट ना मिल रहा हो, उसकी कुर्सी खतरे में हो, तो ऐसे में वो किसी की सदस्यता रद्द करने का फैसला नहीं ले सकते। इसी आधार पर डिप्टी स्पीकर को ऐसा लग रहा है कि नोटिस भेजा गया है, उनसे जवाब मांगा गया है। तो क्या कहें गौरव कि अब डिप्टी स्पीकर कोई फैसला 11 जुलाई तक नहीं ले पाएंगे? इस नोटिस के बाद 3 दिनों के अंदर नोटिस का जवाब भी देना है और 11 जुलाई तक ऐसा लगता है कि डिप्टी स्पीकर कम से कम कोई फैसला अब नहीं लेंगे, जो एकनाथ शिंदे गुट चाहता था। देखिए कुंदन, अभी फिलहाल इस पूरे मामले पर जो हियरिंग है वो चल रही है, क्योंकि जो बातें निकल करके सामने आई वो यही है कि जो नोटिस है वो जारी किया गया। इसके अलावा 11 जुलाई अगली डेट है इस पूरे मामले की, लेकिन इस बीच यथा स्थिति क्या इसी तरीके की बरकरार रहेगी, ये बात जो है अभी रुकना पड़ेगा, इस बात का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मामले हैं और सुप्रीम कोर्ट के तमाम मामलों में सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से अपनी दलीलों को, अपनी बातों को लोगों के बीच में रखता है। और ये जो यथा स्थिति रखने वाली बात इसलिए अभी मैं कहूँगा क्योंकि आप देखिए जो एक लंबा टाइम पीरियड का गैप हो गया, यानी कि 11 जुलाई तक इस पूरे मामले की अब अगली सुनवाई होनी है। ऐसे में क्या यथा स्थिति इस पूरे मामले की बरकरार रहेगी, क्योंकि जो विधायक हैं उनके ऊपर तलवार लटकी हुई थी अयोग्यता की, वो अब फिलहाल तलवार तो उनके ऊपर से हट गई है, लेकिन इस अगले जब तक यथा स्थिति बरकरार रहेगी, अगले जब सुनवाई होगी उसमें क्या पक्ष रख सकते हैं अभिषेक मनु सिंघवी, ये देखना होगा। लेकिन अभी फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति कि आगे इस केस का स्टेटस क्या होगा। कुंदन, शुक्रिया गौरव इस खबर पर जानकारी देने के लिए, बातचीत के लिए आपका। तो सभी पक्षों को नोटिस जारी किया गया है और ये कहा गया है कि 3 दिनों के अंदर जवाब दाखिल करें। यह भी कहा गया है कि अगर आपत्ति है तो हलफनामा दाखिल करें 5 दिन के अंदर। इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। तो बड़ा सवाल अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि क्या 11 जुलाई तक डिप्टी स्पीकर कोई फैसला ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। हालांकि उनकी भूमिका भी संदेह के घेरे में बताई जा रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के सिमरनजीत सिंह मान जीत गए हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सरपंच गुरमेल सिंह को 5822 वोटों से हराया है। चुनाव आयोग की ओर से जीत का औपचारिक ऐलान होने के बाद सिमरनजीत सिंह मान ने कहा है कि ये उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं और संत जरनैल सिंह भिंडरवाले की तालीम की जीत है। ऑपरेशन ब्लू स्टार में अमृतसर स्थित गोल्डन टेंपल पर हमले और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के दंगों के बाद आईपीएस की नौकरी छोड़ देने वाले सिमरनजीत सिंह मान खालिस्तान मूवमेंट के समर्थक रहे हैं। वहीं संगरूर के नए सांसद के बिगड़े बोल में उन्होंने कहा कि पार्टी वर्करों और भिंडरवाले की तालीम की जीत हुई है। दीप सिद्धू मूसेवाले की शहादत से सिख कौम को फायदा हुआ है।
तो पंजाब में हुए उपचुनाव में अकाली दल को जीत मिली है। सिमरनजीत सिंह की उपचुनाव में जीत हुई है, ये बड़ी जीत है। और क्या ये आम आदमी पार्टी की बड़ी हार है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो राजीव पाठक हमारे रेजिडेंट एडिटर जुड़ रहे हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। राजीव, इसे किस तौर पर देखा जाए? देखिए, ये खबर बहुत अहम है, सिर्फ पंजाब के लिए नहीं पूरे भारत के लिए, क्योंकि हम पिछले 2 से 3 महीनों में देख रहे हैं कि खालिस्तान के समर्थन में जो आवाज़ें हैं वो दिन ब दिन मजबूत होती जा रही हैं। और ऐसे नेता का संगरूर के लोकसभा बाई पोल्स में जीतना, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर जो ये पार्टी है ये पूरी तरीके से खालिस्तान समर्थक पार्टी है। और जीतने के तुरंत बाद उनका ये बाइट देना, उनका ये लिखित रूप में लिखना कि हम भिंडरावाले साहब ने जो हमें तालीम दी ये उसकी जीत है, ये दीप सिद्धू की शहादत की जीत है, ये मूसेवाला ने जो किया जो शहादत दी ये उसकी जीत है, ये बहुत चिंताजनक है। और ये पंजाब की सिक्योरिटी और भारत दोनों के लिए ठीक नहीं है। हम अगर पूरे नेशनल लेवल पे बात करें तो दोनों के लिए बड़ा खतरनाक सिग्नल है। तो आप कह रहे हैं कि एक नई तरह की सोच जो है जर्नैल सिंह भिंडरावाले के समर्थन में डेवलप हो रही है, और उसको अगर चुनावी मुहर अगर उस पर लग जा रही है, लोकसभा सीट पर एक अगर कोई व्यक्ति ऐसा जीत जाता है जिसे जर्नैल सिंह भिंडरावाले की तालीम हासिल हो कथित तौर पर, और वो इसका जिक्र भी सार्वजनिक तौर पर कहता है, तो ये सोच बहुत खतरनाक है। देखिए, मैं इसमें थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं कि जो सिमरनजीत सिंह मान हैं ये जब खालिस्तान मूवमेंट शुरू हुआ तो उस वक्त ये सरकारी नौकरी में थे, आईपीएस हुआ करते थे। इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और उसके बाद खालिस्तान मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया था। ये उस दौर के अभी भी जो वेटरन जिन्हें कहना चाहिए, जो खालिस्तानी मूवमेंट के समर्थक हैं उनमें से एक हैं। और पिछले कई सालों में खालिस्तान को लेकर छोटी मोटी छुटपुट घटनाएं होती रहती थी, मगर ये आप सोचिए कि 2 लाख से ज़्यादा वोट पाना और करीबन 5800 वोटों से ये जीते हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। अब आप सोचिए अगर ऐसा आदमी भारत की संसद में पहुंचेगा, जो सीधे मतलब जीतने के कुछ घंटों बाद ही अगर खालिस्तान की बातें करने लगे, तो ये अपने आप में एक बड़ी चिंताजनक बात है मेरे हिसाब से। तो इसे पॉलिटिकली अगर देखिए, ठीक है, ये परसेप्शन के हिसाब से, सोच के हिसाब से तो ठीक है, आप बता रहे इसकी गंभीरता पूरे देश के लिए बहुत गंभीर मसला ये। लेकिन अगर पॉलिटिकल नजरिए से देखें, आम आदमी पार्टी की जो हार हुई है, इसे किस तौर पर पंजाब की सियासत में देखा जाएगा? देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल आपने किया, इस पर हम आंकड़ों पे जाएंगे। आम आदमी पार्टी को जो वोट शेयर है वो मात्र 3% घटा है। जो ये अभी चुनाव हुए उनको 3% की सिर्फ जो जिसे कहते हैं ना, जो उनको झटका लगा वो 3% वोट शेयर का था, जो कि अगर हम बाय एग्जिट पोल्स या ओपिनियन पोल्स की जब बात करते हैं तो हम 5% का तो वैसे भी मार्जिन लेके चलते हैं। मगर यहाँ पे ये जो खालिस्तानी समर्थक जो एक वेव आई, उसका सबसे बड़ा फायदा जो इनको सिमरनजीत सिंह मान को मिला है वो है अकाली दल और कांग्रेस के जो वोट शेयर थे उनका शिफ्ट हो जाना। अब मैं आपको बताऊंगा, तकरीबन 26% वोट शेयर था कांग्रेस का, जो कि घट के 11% रह गया इस बार। और वैसे ही अकाली दल का भी करीबन 6 से 7% वोट शेयर रह गया। यानी कि ये आम आदमी पार्टी के नेता की हार इसको मानना उतना सही नहीं होगा, बल्कि ये जो अकाली और कांग्रेस के जो वोट शेयर था, करीबन 70 से 80 हज़ार वोटर्स जो कांग्रेस और अकाली दल की तरफ हुआ करते थे, उनका शिफ्ट होना, ये चिंताजनक बात है। ये जो वोट शेयर है, ये खालिस्तान समर्थक आवाज़ों की तरफ जाना, ये चिंताजनक है। आम आदमी पार्टी की जो वोट शेयर था उसमें कोई खास बदलाव नहीं है। मतलब इसको आम आदमी पार्टी की हार से ज़्यादा अकाली और कांग्रेस का वोट शेयर शिफ्ट होना हमें इस नज़रिए से देखना चाहिए। और ये शिफ्ट होके कहीं भी जाता, मगर एक ऐसे नेता की तरफ जाना जो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हों, ये चिंता का विषय है। और मेरे ख्याल से इसमें केंद्र सरकार और पंजाब की वर्तमान जो आम आदमी पार्टी सरकार है, ये दोनों को इस मतलब बाबत देखना पड़ेगा। और सिक्योरिटी मेजर्स हैं,
इस तरह की चीज़ों को बढ़ाना पड़ेगा कि कहीं ये घटना और बढ़ ना जाए। बिल्कुल, इसलिए बहुत चिंता की बात है कि क्योंकि पिछले कुछ महीनों को देखे राजीव जी, तो खालिस्तान का जिक्र बहुत बड़े पैमाने पर होता रहा। खालिस्तान के समर्थन में एक दिन बहुत बड़े प्रदर्शन की तैयारी थी, हालांकि उस दिन तैयारी पंजाब में हमने देखी, उसे किसी तरीके से रुका गया, टैकल किया गया। तो पंजाब में दरअसल ऐसा हो क्या रहा है कि खालिस्तान के समर्थन में सोच जो है वो धीरे धीरे इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक लोकसभा सीट को, एक प्रत्याशी को वो जिता देते हैं और तुरंत वो ट्वीट करके कहते हैं कि भिंडरवाले की सोच की और तालीम की जीत है। देखिए, इसमें कई सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हैं। हम इसको अगर पीछे जाएं तो पहले कल ही रात में एक सरकारी बिल्डिंग की बाउंड्री वॉल पे खालिस्तानी समर्थक जो है शब्द लिखे गए। फिर इससे पीछे जाइए, सिद्धू मूसेवाला की डेथ और ये इलेक्शन के बीच में अमृतसर में, आपको याद होगा हमने एक खबर भी चलाई थी, सारे शॉट्स हमने चलाए थे कि बहुत लंबा मार्च निकला था खालिस्तान समर्थक। बिल्कुल। उसके फिर पीछे जाएंगे तो सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई, उनके जो गाने थे, जो उनकी जो सोच थी, वो कहीं ना कहीं खालिस्तान समर्थक एक सोच उनकी नज़र आती थी। फिर इससे पीछे जाएं तो जो दीप सिद्धू की मौत हुई, हालांकि वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन वो भी खालिस्तान समर्थक आवाज़ की एक शक्ल बन के सामने आए थे। उससे और पीछे जाएं तो किसान जो आंदोलन था, हालांकि वो किसानों का आंदोलन था, उसका हम किसी पॉलिटिकल समर्थन की तरफ उसकी हम बात नहीं करेंगे, मगर ये देखा गया कि उसमें खालिस्तानी भी शामिल हो गए थे और इसकी बाकायदा रिपोर्ट भी केंद्र सरकार की जो एजेंसियां उन्होंने दाखिल की थी कि उसमें खालिस्तानी घुस चुके हैं, उनकी एंट्री हो गई है। तो ये सीरीज ऑफ एक्शन है जो पिछले 5-6 महीनों में हुआ है और ये बढ़ता जा रहा है और उसी का ये रिजल्ट हमें कल दिखाई दिया है। ठीक है, शुक्रिया राजीव जी इस खबर पर जानकारी देने के लिए, बातचीत के लिए। और इस पूरे मसले पर बीजेपी नेता ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। जैसे अब नहीं लगता कि उनको जैसे पहले तरह एक्सपीरियंस नहीं था, जेल से लड़े, पहला चुनाव उन्होंने जेल से लड़ा और 4.5 लाख 5 लाख वोट मिले थे उनको तरन तारण से, हालात और थे। अब उनको भी समझ लेना चाहिए कि पंजाब के जो बर्निंग इशू हैं, पंजाब के बहुत बड़े मसले हैं, खालिस्तान का तो पंजाब में कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई चाहता भी नहीं है। जो उनके सपोर्टर भी हैं जिन्होंने सिमरनजीत मान का इलेक्शन लड़ा, कोई नहीं चाहता खालिस्तान, और मान साहब को भी चाहिए कि पंजाब के जो असल इशू हैं उनको पार्लियामेंट में उठाएं